हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं हरीश कुमार प्रधान और आप सभी के सामने लेके आया हूं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। पाठ 1 प्राचीन विश्व। इसमें हम पढ़ेंगे पाठगत प्रश्न। पहला, मानव विकास की नवीनतम अवस्था कौन सी है? उत्तर, मानव विकास की नवीनतम अवस्था होमो सेपियंस है। प्रश्न दूसरा, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? उत्तर, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। प्रश्न तीसरा, तांबा और पत्थर दोनों के प्रयोग पर आधारित संस्कृति का नाम बताइए। तांबा और पत्थर दोनों के प्रयोग पर आधारित संस्कृति का नाम है ताम्रपाषाण। प्रश्न चौथा, उन नदियों के नाम बताएं जिनके बीच मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित है। उत्तर, दजला और फरात नदियों के बीच मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। प्रश्न पांचवा, भारत में सिंधु सरस्वती सभ्यता के दो स्थलों के नाम बताएं। उत्तर, भारत में सिंधु सरस्वती सभ्यता दो स्थल है। पहला लोथल गुजरात में, दूसरा कालीबंगा राजस्थान में। प्रश्न 6, मिस्र की लिपि को क्या कहते हैं? उत्तर, मिस्र की लिपि को चित्रलिपि या चित्राक्षर कहते हैं। प्रश्न 7वां, हड़प्पा संस्कृति के 4 शहरों के नाम बताएं। उत्तर, हड़प्पा संस्कृति के 4 शहरों के नाम निम्न हैं। पहला हड़प्पा पंजाब में, मोहनजोदाड़ो सिंध में, तीसरा लोथल गुजरात में, चौथा कालीबंगा राजस्थान में। प्रश्न 8, यूनान के 2 महत्वपूर्ण नगर राज्यों के नाम लिखिए। उत्तर, यूनान के 2 महत्वपूर्ण नगर राज्यों के नाम एथेंस और स्पार्टा थे। प्रश्न 9, रोम किस नदी के तट पर बसा है? उत्तर, रोम टाइबर नदी के तट पर बसा है। प्रश्न 10, वैदिकोत्तर युग में लोगों की मुख्य आजीविका क्या थी? उत्तर, वैदिकोत्तर युग में लोगों की मुख्य आजीविका कृषि थी। प्रश्न 11, वैदिक ब्राह्मणवाद में कर्म कांडों और कुरीतियों का विरोध करने वाले 2 धर्म कौन से थे? उत्तर, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। वैदिक ब्राह्मण के कर्म कांडों को उत्तर, बौद्ध धर्म और जैन धर्म वैदिक ब्राह्मण के कर्म कांडों और कुरीतियों का विरोध करने वाले धर्म थे। प्रश्न 12, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। प्रश्न 13, जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर, ऋषभनाथ को जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है। प्रश्न 14, उत्तर वैदिक काल के लोगों को मुख्य व्यवसाय क्या थे? प्रश्न 14, उत्तर वैदिक काल के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? उत्तर, कृषि और शिल्प कला उत्तर वैदिक काल के लोगों के मुख्य व्यवसाय थे। प्रश्न 15, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? उत्तर, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। प्रश्न 16, प्राचीन भारत में 4 प्रमुख शिक्षा के केंद्र कौन से थे? उत्तर, प्रश्न 16, प्राचीन भारत में 4 मुख्य शिक्षा के केंद्र कौन से थे? उत्तर है, प्राचीन भारत के 4 मुख्य शिक्षा के केंद्र निम्नलिखित थे। पहला तक्षशिला, दूसरा नालंदा, तीसरा काशी, चौथा विक्रमशिला। प्रश्न 17, प्राचीन भारत के 2 प्रमुख वैद के नाम बताएं। उत्तर, प्राचीन भारत के 2 प्रमुख वैद हैं चरक और सुश्रुत थे। हम पढ़ेंगे पाठांत प्रश्न। प्रश्न पहला, मानव विकास के मुख्य चरण क्या थे? उत्तर, मानव विकास के समस्त काल को निम्न चरणों में बांटा गया है। पहला पाषाण युग, दूसरा नवपाषाण युग, तीसरा कांस्य युग, चौथा लौह युग। प्रश्न दूसरा, रोम साम्राज्य कब और क्यों विभाजित हुआ? वर्ष 395 ईस्वी में रोम साम्राज्य का विभाजन हुआ। रोम साम्राज्य अनेक प्रांतों के विभाजक था। हर प्रांत का शासक एक गवर्नर होता था। उसके मातहत अनेक अधिकारी थे जो प्रशासन के विभिन्न मामलों को देखरेख करते थे।
रोम की सेना के मुख्य युद्धक शक्ति लीजक या सैन्य दल था। रोम का साम्राज्य सम्राट की इच्छा पर चलता था। सैनिक जनरल आमतौर पर कमजोर सम्राटों के तख्तापलट कर देते थे। अतः बेहतर प्रशासन के लिए रोमन साम्राज्य को दो हिस्सों में विभाजित किया। प्रश्न तीसरा, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी? उत्तर, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला, हड़प्पा एक महत्वपूर्ण शहर था। उसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता प्रचलित हुई। इसकी दुर्ग योजना आकर्षित करती थी। सड़कें चौड़ी तथा मकान ईंटों से बने होते थे तथा सुनिश्चित थे। दूसरा, यहाँ के लोग कृषि, दस्तकारी, व्यापार तथा पशुपालन में माहिर थे। तीसरा, यहाँ की साफ सफाई का स्तर बहुत अच्छा एवं प्रकाश व्यवस्था उन्नत थी। लोग देवताओं की मिट्टियों की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। चौथा, हड़प्पा की विशाल अनाज भंडार की इमारत में किसानों द्वारा उत्पत्ति वस्तुएं अनाज का भंडारण किया जाता था। यहाँ के लोगों की उच्च स्तरीय तकनीक की वस्तुएं बनाने की में महारत हासिल थी, जो उनके प्रतिभा, विश्वास तथा विकास को दर्शाती थी। प्रश्न 4, अशोक के निम्न धम्म क्या है? प्रश्न 4, अशोक के निम्न धम्म क्या है? उत्तर, अशोक ने अपने फरमानों, अभिलेखों में धर्म को धम्म कहा है। उसके धर्म निम्नलिखित बातें थी। पहला, सत्य, सदा सत्य बोलना चाहिए। दूसरा, छोटों के प्रति स्नेह, सभी मनुष्य को अपने से छोटों के प्रति स्नेह भाव रखना चाहिए। तीसरा, शुद्धता, सबका आचरण शुद्ध होना चाहिए। चौथा, वृद्धों की देखभाल, सभी मनुष्यों के कर्तव्य है कि वे अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करें। पांचवा, दया, कमजोर एवं अपंग आदि के प्रति दया की भावना होनी चाहिए। छठवां, बड़ों का सम्मान, सभी मनुष्यों को अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सातवां, धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों का आदर करना। प्रश्न 5, प्राचीन एथेंस और स्पार्टा की जीवन शैली में क्या अंतर था? उत्तर, प्राचीन एथेंस और स्पार्टा की जीवन शैली में अंतर। पहला, एथेंस। यूनान में एथेंस और स्पार्टा दो प्रसिद्ध स्थान थे। एथेंस में सुसंस्कृत और धनी व्यक्ति रहते थे। इनमें कलाकार, लेखक, दार्शनिक और विचारक शामिल थे। यहाँ के समाज में श्रम आधारित दास प्रथा थी, जिनसे शारीरिक श्रम के कार्य किए जाते थे, परंतु नागरिकों के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी। दूसरा, स्पार्टा। सैन्य कार्य के लिए स्पार्टा प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सैनिक कार्य में दक्ष थे। स्पार्टा सैनिक शिविर के समान था और युद्ध कौशल के प्रशिक्षण को यहाँ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। पूरे यूनान में यहाँ की सेना सबसे अच्छी थी। यहाँ अनुशासन का कठोरता से पालन किया जाता था। प्रश्न 6, पूर्व वैदिक आर्यों के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए। उत्तर, वैदिक युग का प्रारंभ हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति के बाद हुआ। इस युग को ही वर्तमान भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का आधार माना जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का वर्णन इस प्रकार है। पहला, सामाजिक जीवन। वैदिक काल में ही ऋग्वेद की रचना हुई। पितृ प्रधान परिवार की ही इस काल में सामाजिक जीवन का आधार था। सबसे अधिक आयु का व्यक्ति परिवार का मुखिया होता था और सभी सदस्यों को उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता था। समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था: क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। इस काल में स्त्री का सम्मान और शिक्षा का प्रबंध था। नारी को शासन के कार्यों में भाग लेने का अधिकार था। नैतिकता का बहुत अधिक महत्व था। विशेष अवसरों पर सोमरस का सेवन किया जाता है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था। पहला, वैदिक युग,
दूसरा उत्तर वैदिक युग। दूसरा धार्मिक जीवन। पूर्व वैदिक समाज में धर्म बहुदेववादी था। अन्न, धन, स्वास्थ्य आदि के लिए अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, जिनमें सोम, अग्नि, वायु, इंद्र, घोष, उषा, वरुण तथा सूर्य प्रमुख थे। इंद्र को सबसे बड़ा देवता माना जाता था तथा युद्ध आदि से पूर्व इंद्र की पूजा की जाती थी। आर्य लोगों के धर्म में एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति थी। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ का महत्व था तथा आहुति एवं पशु बलि द्वारा देवी देवताओं को प्रसन्न कर शक्ति संपन्न बनने का प्रयत्न किया जाता था, जिससे यज्ञ संपन्न करने वाले पुरोहित का महत्व भी बढ़ा हुआ था। तीसरा आर्थिक जीवन। तीसरा आर्थिक जीवन। पूर्व वैदिक काल में समाज की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी थी। समाज की आर्थिक दशा पूर्ण रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भर थी। गाय, बैल, भेड़, बकरी पालन एवं गेहूं और जौ की खेती करना लोगों की आजीविका का मुख्य साधन था। कुछ लोग छोटे छोटे उद्योग धंधों के द्वारा भी अपना जीवन यापन करते थे। वैदिक काल में आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप से व्यापार होता था। प्रारंभ में वस्तु विनिमय द्वारा आंतरिक व्यापार किया जाता था। बाद में सिक्कों का प्रचलन हुआ। उस काल में बैलगाड़ी, रथ, नौका परिवहन के मुख्य साधन थे। तीसरा आर्थिक जीवन। पूर्व वैदिक काल में समाज की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी थी। समाज की आर्थिक दशा पूर्ण रूप से कृषि पर और पशुपालन पर निर्भर थी। गाय, बैल, भेड़, बकरी पालना एवं गेहूं और जौ की खेती करना लोगों की आजीविका का मुख्य साधन था। कुछ लोग छोटे छोटे उद्योग धंधों के द्वारा अपना जीवन यापन करते थे। वैदिक काल में आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप से व्यापार होता था। प्रारंभ में वस्तु विनिमय द्वारा आंतरिक व्यापार किया जाता था। बाद में सिक्कों का प्रचलन हुआ। उस काल में बैलगाड़ी, रथ, नौका परिवहन के मुख्य साधन थे। प्रश्न 7। मौर्यों का भारतीय इतिहास में क्या योगदान है? उत्तर मौर्य वंश प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध वंश माना जाता है। इसके अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक जैसे सम्राटों ने शासन किया। भारतीय इतिहास में मौर्यों का प्रमुख योगदान रहा, जो इस प्रकार है। पहला, राजनीतिक क्षेत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में नंद वंश के अंतिम राजा को परास्त कर पंजाब से यूनानियों को और गंगा के मैदान इलाकों से नंद से भगाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। वह संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने में कामयाब रहा। कौटिल्य, चाणक्य जैसे कूटनीतिज्ञ इसी काल की देन है, जिसने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी। चाणक्य की कूटनीति के कारण ही चंद्रगुप्त सफल शासक बना। तीसरा, कला का विकास। मौर्य काल का कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस काल में वास्तुकला और मूर्तिकला की खूब प्रगति हुई। वास्तुकला में अशोक का महत्वपूर्ण स्थान था। अशोक स्तंभ अपने शीर्ष साहित्यिक जानकारी के साधन के साथ साथ औद्योगिक एवं सुंदर नमूने हैं। मौर्यकालीन मूर्तियां अपने आकार, प्रकार और चमक के कारण शिल्पकारी के उत्तम प्रमाण हैं। मौर्यों ने चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की प्रक्रिया को अपनाया, जिसका अनुसरण अन्य शासकों ने किया। दूसरा, गणित के क्षेत्र में योगदान। भारतीय गणितज्ञों में आर्यभट्ट और वराहमिहिर प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने सबसे पहले अंक पद्धति, दशमलव पद्धति और शून्य का प्रयोग किया। शून्य और दशमलव पद्धति की संकल्पनाएं
सबसे पहले भारत में विकसित हुई। इसके अलावा दर्शन और विज्ञान तथा चिकित्सा में भारत का योगदान उल्लेखनीय रहा। तीसरा, गणित के क्षेत्र में योगदान। भारतीय गणितज्ञों में आर्यभट्ट और वाराहमिहिर प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने सबसे पहले अंक पद्धति, दशामित पद्धति और शून्य का प्रयोग किया। शून्य और दशमलव की पद्धति का संकल्पना सबसे पहले भारत में विकसित हुई। इसके अलावा दर्शन और विज्ञान तथा चिकित्सा में भारत का योगदान उल्लेखनीय रहा। तीसरा, कला के क्षेत्र में योगदान। प्राचीन काल से ही भारत में अनेक कुशल शिल्पकार रहे हैं, जिन्होंने विभिन्न शिल्पों का विकसित किया और चित्रों को सजीव रूप से चित्रण किया। भारतीय कला में भारतीयों ने कला, वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया। चौथा, साहित्य क्षेत्र में योगदान। प्राचीन काल में भारत में साहित्य की अनेक महान कृतियां सृजित हुई हैं। ऋग्वेद न केवल भारतीय साहित्य का अपितु सारे संसार का प्रथम ग्रंथ रहा है। इसके बाद अन्य वेदों, पुराणों, उपनिषदों की रचना हुई। इसी प्रकार वेद, सूत्र, स्मृति, त्रिपिटका, जैन आगम और अन्य धर्म ग्रंथ प्रचलित भारत की ही देन है। कालिदास, बाणभट्ट सेन, विशाखदत्त, बाण और शूद्रक जैसे महान साहित्यक को लोगों ने नाटक, काव्य और गद्य कृतियों के रचयिता के रूप में जाना, जो भारत की महान साहित्यिक हस्तियां हैं। पांचवा, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। प्राचीन काल से भारत में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्राचीन भारत में नालंदा, तक्षशिला, क्रमशिला, वल्लभी, काशी और कांची जैसे ज्ञान के केंद्र रहे हैं, जहां भारतीय और विदेशी छात्रों को शिक्षा दी जाती थी। भारतीय ज्ञान और विद्वता का विश्व में काफी सराहना की गई है, जो भारत के लिए गौरव की बात है। पांचवा,